हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स टेली भाई दानिश में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ मिक्स्ड प्रश्न के साथ। मतलब जो सीटेट की आपकी परीक्षा हो रही है ऑनलाइन माध्यम से, तो उसमें जो अलग अलग विषय में जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे लेके, उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हुई। तो जिन प्रश्नों को उन लोगों ने बताया किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में मैंने शामिल किया। ये जो प्रश्न है आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खास करके हिंदी भाषा है आपका, एनसीईएफ से संबंधित है। और एक नया टर्म चला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो एनईपी है 2020, उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सब के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में लगभग लगभग 60 प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप देखें तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी जो सीटेट की परीक्षा है इस वर्ष 16 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है और लगभग 13 जनवरी 2022 तक चलेगी। और प्रतिदिन जो है अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहे हैं। तो उससे जो चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? आपके ऑप्शन है: ए व्याकरणीय नियम, निबंध लिखने की योग्यता, सीखने की क्षमता का आकलन, या काव्य सौंदर्य। इसमें आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि जब भी हम बात करेंगे इसमें, तो हिंदी का मूल्यांकन करते समय हम सबसे ज्यादा जो है सीखने की जो क्षमता है उसका हम आकलन करेंगे। ठीक है, व्याकरण नियम, व्याकरण तो संदर्भ में पढ़ा है, तो इसका कोई निबंध लिखने की योग्यता, यार जब वो सीखेगा ना, तो जो सीखने की क्षमता का जो वहां सीखने में ही ये सारी चीजें जो आपकी आ जाएंगी, काव्य सौंदर्य वगैरह जो है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सीखने की क्षमता का आकलन। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ठीक है, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले ये अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों कौशलों का आंशिक ज्ञान होता है। कौन सा चारों कौशल? समझ रहे हैं बात को? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण रूप से पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते। एग्जैक्टली बात यह है कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, भाषा का जो समुचित उपयोग है, जब बच्चे विद्यालय थे तो उसका समुचित उपयोग नहीं, उसको करने में जो समर्थ वो नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान हमको रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो है उचित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, या बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, या बच्चों के इस संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, ठीक है, बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे जो है एक चीज का ध्यान दीजिएगा, उचित नहीं, नहीं, ये उचित है होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला उचित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा को के अंतर को कंठस्थ करना। कंठस्थ जहां पे भी आ जाए वो ऑप्शन सही होता ही नहीं है। ठीक है ना, हिंदी के व्याकरण पर आधारित अधिकार प्राप्त करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझ में तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, इस पर ध्यान रखना है हमको। घटना का वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, और चित्र दिखा। देखिए, सबसे बात है कि शब्दशः मतलब ये जो हो गया ना एकदम याद करके कहना, जो ऑप्शन नंबर बी है, कहानी को शब्दशः दोहराना, जो है ये सबसे कम प्रभावी तकनीक है। ऐसा नहीं है, अगर वो अपनी भाषा में भी उस चीज को बताता है तो सबसे बेस्ट वही है। अगला है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ठीक है, ए, यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। बी, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। सी, भाषा अलंकरण इनका कार्य है, या यह भाषा को नियंत्रित करते हैं। यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है ना,
जो मुहावरे वगैरह हैं वो भाषा प्रयोग को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे सही ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में फिल इन द ब्लैंक्स शिक्षण सहायक सामग्री होती है। ठीक है, क्या होती है? ऑडियो वीडियो, पत्र पत्रिकाएं, वीडियो परक, वैविध्यपूर्ण, वैविध्य का मतलब विविधता से भरे हुए, तो ये जो ऊपर के ABC हैं वो तीनों वैविध्यपूर्ण में आ जाता है। ठीक है, वैविध्यपूर्ण का मतलब अलग अलग तक, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो इन सबको मिला के अगर हम यहाँ पे वैविध्यपूर्ण लिख दे रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, विविध, अलग अलग तरीके की चीजें। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, ए, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, सीधा सा बात है, यही आगे ऑप्शन में, इसके अलावा कोई दूसरा गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं होता। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना बिल्कुल सही है। अपनी द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना ठीक है। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना ठीक है, लेकिन कंठस्थ करना, यही टर्म जो है गलत कर देता है चीजों को। ठीक है, ये सही नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। कक्षा में भाषा की फिल इन द ब्लैंक्स के प्रति फिल इन द ब्लैंक्स बनकर इनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, किसमें? देखिए, विविधता विद्वान, कक्षा में भाषा के विविधता के प्रति विद्वान बनकर इनका उपयोग, मतलब समझ रहे हैं बात को ना, एक फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरते हैं और एक फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरते हैं। देखिए सही हो रहा है? नहीं सही होगा। ठीक है, कक्षा में भाषा की विविधता ये के प्रति संवेदनशील बनकर, ये देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, एक रूपता नहीं। ठीक है, विविधता और संवेदनशील बनकर इनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, रेडियो नाटक, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र और कविता पाठ। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, आयु अनुरूप अगर साहित्य होगा, उनके हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से जो साहित्य होगा, लिटरेचर होगा, तो ये उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गणित, विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। यह विचार है पूर्णतः सत्य, पूर्णतः असत्य, आंशिक रूप से सत्य, निराधार है। तो देखिए, गणित और विज्ञान की कक्षाओं में भी जो है बच्चे भाषा सीखते हैं, वो पूर्णतः सत्य है। क्योंकि देखिए गणित है या विज्ञान, जो चीज, देखिए अगर मान लीजिए कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस भाषा में आप पढ़ते हैं वो हिंदी है, विज्ञान जो है हिंदी भाषा में भी लिखा जा सकता है और अंग्रेजी भाषा में भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो उसमें जो है वो उस भाषा को सीखेंगे, पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। सही बात है, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, अच्छी बात है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल पूरा, ये तीन का तीनों ये सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा तक बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, ये तक नहीं है, तर्क है, भाषा तर्क, बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, सरल साहित्य का चयन हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, परीक्षाओं का, भाषा का समृद्ध परिवेश अगर होगा, ठीक है, तब जो है बच्चे भाषा तर्क बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? कहानियां जो हैं बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार से सहायक है, हमसे ये पूछा गया है। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, ही जहां पे आ जाए ओनली ही गलत है। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, नहीं। पाठ्य पुस्तक का
सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, अब कुछ सीडीपी के प्रश्न आपको मिलेंगे। गार्डन नहीं है, गार्डनर है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का नाम आपने सुना है, बहुबुद्धि सिद्धांत आपने सुना है। तो गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए हैं? तो अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने कितने संशोधन किए हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 4 और डी 2। 2 संशोधन किए हैं। कब कब किए हैं इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन इन्होंने 2 संशोधन किए हैं, ठीक है। बहुबुद्धि के इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि इन्होंने बताई है। अब देखिए, एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक है? भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतः व्यक्ति बुद्धि। कौन सी बुद्धि है इसमें, ठीक है। भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या अंतः व्यक्ति बुद्धि, कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उसमें अनेक कौशल को विकसित करता है। उक्त कथन किसका है? तो बहुबुद्धि की बात आ गई तो गार्डनर साहब होंगे ही होंगे, हार्वर्ड गार्डनर से जो है प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है मैं आपको ये चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस को मैंने चूज करके रखा हुआ है, इसमें जो पूछे गए हैं उसी तरह के प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरह का डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करना भाई बहनों, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है। ए, यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न विधियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई, देखिए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं वो प्राय जो है एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। एक ही क्षेत्र में नहीं, वो विभिन्न तरीके में अपना कर सकते हैं, इसलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रत्यय इंगित करता है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रत्यय है वो क्या इंगित करता है? ए, विद्यार्थियों को विभिन्न में गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि की उपलब्धि स्तर में वृद्धि करनी चाहिए। विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल विषय तभी लेने चाहिए जब वे इस विषय में अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बालक की उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति की आत्मबोधन को सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है। आत्मबोधन की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है वो कारक? ए, अंतः व्यक्ति शारीरिक गति, आंतर व्यक्तिगत या भाषाई। तो ऑप्शन ए है जो अंतः व्यक्तिगत जो होता है, ठीक है, वो व्यक्ति की आत्मबोधन में सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति की आत्मबोधन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अंतः व्यक्ति, इसको हटा लेते हैं हम, ठीक है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम सहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किस प्रकार से प्रभावित है? ठीक है। जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, वाइगोस्की से या गार्डनर से? तो ऑप्शन नंबर डी है वो गार्डनर से प्रभावित है। देखिए, एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम से
जो सहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्नता की बात की गई है। विभिन्न लग गया, समझ लीजिए यहाँ पे जो है अगर बुद्धि की बात की जा रही है तो वो जो है यहाँ पे गार्डनर साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत में वर्तमान में बुद्धि के कितने आयाम हैं? कितने आयाम है इसमें? तो ये है 8। ठीक है, कितने हैं? 8। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? ठीक है, देखते हैं, चलिए। अंतः व्यक्तिगत, भाषाई, संगीत या शारीरिक गतिक। ठीक है, कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है एयरफोर्स पायलट बनने के लिए? ठीक है, इस प्रश्न का मैं ऑप्शन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसका मैं ऑप्शन बताऊंगा नहीं। ये बार बार कहा गया है कि जैसे जो कवि है वो किस उससे काम करता है, कलाकार किस बुद्धि से काम करता है, ठीक है, बढ़ई है तो किस बुद्धि से काम करेगा, एथलीट है तो किस बुद्धि से काम करेगा। ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है। ठीक है, इस प्रश्न को अब बताइएगा कि अंतः व्यक्तिगत है कि भाषाई है, भाषा से कैसे पायलट काम करेगा, संगीत से कैसे करेगा, ये शारीरिक गति है तो कैसे करेगा, इस पर कमेंट करिएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूं। अगला देखते हैं। बहुबुद्धि काव्य प्रकार, बुद्धि काव्य प्रकार जिसके आधार पर व्यक्ति अन्य लोगों के संवेग, इच्छाओं, आवश्यकता, आकांक्षाओं को समझ और पहचान सकता है, उसको क्या कहते हैं? शारीरिक गति, अंतर्वैयक्तिक, संगीत या कोई नहीं तो अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं इसको। ठीक है, जिससे वो लोगों की इन सारी चीजों की पहचान कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बुद्धि के आधार पर व्यक्ति मिलते जुलते संडे को जैसे उदासी व पछतावा तथा भय और डर में अंतर कर सकता है? तो यह है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यही सबसे सटीक ऑप्शन है इसका। इसको कई बार पूछा भी गया है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है ना। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी मैंने बताया। ठीक है, ये रिपीटेड है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, मतलब वही बहुबुद्धि की बात की जा रही है, क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही सबसे सटीक ऑप्शन है इसका। बहुबुद्धि जो है वो ये कहता है ना कि बुद्धि एक ही जैसी नहीं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्पीयरमैन की, तो उन्होंने 2 कारक दिया, इन्होंने 8 कारक उसके बताए, 8 तरह की चीजों में उसको बांटा है। ठीक है, तो कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, ये कहा गया। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, देखते हैं। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में सभी अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर नहीं, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता। सिंपल सी बात है, पैटर्न को खोजने, जो तार्किक और गणितीय है ना, वो पैटर्न को खोज लेते हैं, लंबी श्रृंखला को हल करने की उनके अंदर क्षमता और संवेदनशीलता होती है। इन प्रश्नों को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हो सकता है कि आपसे भी हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? स्वपहल तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं, निगमनात्मक नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि होती, क्योंकि स्व बात की गई स्वयं, तो अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि हम इसको कहेंगे। ठीक है, मतलब वह विधि जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है, तो वो क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि है वो। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी गई? अस्तित्ववादी जो बुद्धि है वो बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी गई? वर्ष 1996, वर्ष 1990, वर्ष 2000 और वर्ष 1998। तो याद रखिएगा
कि अगर हम बात करते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि की, तो वो वर्ष 2000 में बहुबुद्धि के सिद्धांत में जोड़ी गई है। अब देखिए, नई शिक्षा नीति से कुछ प्रश्न है, इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे ये चीज पूछी जाए। ठीक है, नई शिक्षा नीति में 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? इसका सीधा सा मैं आपको आंसर बता देता हूं, एडुकेशन मिनिस्ट्री कहा गया है। क्या कहा गया है? एडुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति में 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या होगा? क्या होगा? 5 3 8 4 12 प्लस 3 15। क्या होगा 10+2 का? 5+3+3 4, या 5+4+3+4, या 5+4+3+4। ये जो है आप मेरे को करके बताना कि इसको क्या बोला गया है। ठीक है, ये बहुत दिन से फेमस है और ये चीज मुझे नहीं लगता कि बताने की है। ये आप करके मेरे को बताओगे कि क्या बोला गया 10+2 को। ठीक है, क्या बोला गया है? अगला प्रश्न है, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? ठीक है, 5वीं कक्षा या संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? ऑप्शन है ए मिडिल स्टेज, बी फाउंडेशन स्टेज, सी सेकेंडरी स्टेज, या डी प्रिपरेटरी स्टेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा, फाउंडेशन स्टेज। ये आपसे सीटेट में पूछा जा रहा है। अगला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा? मतलब 5वीं का होगा, क्लास 6वीं का होगा, 7वीं का होगा, या 8वीं का होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 का जो है कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? कोठारी आयोग, सी कस्तूरी रंगन समिति, सी सीबीएसई, या डी इंडियन प्लानिंग कमीशन? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो है सी कस्तूरी रंगन समिति जो है उसने इसको तैयार किया है। ठीक है, चलिए अगली है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी बताया मैंने, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष होंगे, इसका ध्यान रखिएगा, या हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी जिसको हम पीएचडी करते हैं, क्या आवश्यक है? 3 ईयर बैचलर डिग्री, 5 ईयर बैचलर डिग्री, 4 ईयर्स बैचलर डिग्री, या जो है 2 ईयर्स बैचलर डिग्री? तो याद रखिएगा कि अगर 4 ईयर्स बैचलर डिग्री इसमें बोला गया है, ठीक है, ये आवश्यक है। नेक्स्ट है, जीडीपी का कितना प्रतिशत, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है जीडीपी, उसका कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में खर्च किया जाएगा? ऑप्शन है ए 5%, बी 6%, 7% या 4%। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 6%, वो बिल्कुल सही है कि नई शिक्षा नीति में जो जीडीपी का 6% जो है वो खर्च किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय मतलब अलग होगा। ठीक है, किसका जो है किस निकाय का, किस आयोग का गठन किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन है HECI, बी HETI, या सी है NHEB, या डी है NRFI। तो इसका जो सही आंसर है वो है HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था जो ट्रेनिंग दी जाएगी किस वर्ग को, तो क्लास 6 से, याद रखिएगा कक्षा 6 से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए
34 वर्ष, बी 52 वर्ष, या सी 35 वर्ष, या डी जो है 33 वर्ष। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इससे पहले जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, 1986 है इसकी पुरानी वाली, तो उसको जब जोड़ेंगे आप तो 34 वर्ष होगा। ठीक है, एक उससे पहले भी है 68, 1968। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में किस भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी उर्दू, या डी संस्कृत। याद रखिएगा कि ए ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लिश को जो है कक्षा 5 तक बिल्कुल नई शिक्षा नीति में खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? ए फ्रेंच भाषा, बी अंग्रेजी भाषा, या सी मातृ या स्थानीय भाषा, या क्षेत्रीय भाषा, या डी संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको समझ में आ रहा होगा कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है ये चीज होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए वर्ष 2040 तक, बी वर्ष 2025 तक, सी वर्ष 2030 तक, या डी वर्ष 2035 तक। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030 तक जो है नई शिक्षा नीति कहती है कि जो कहती है कि 3 से 18 आयु वर्ग के जो प्रत्येक बच्चों को जो है हम वर्ष 2030 तक जो है, ठीक है, संपूर्ण जो है गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? माध्यमिक समझते होंगे ना। ऑप्शन है आपके ए वर्ष 2040, बी वर्ष 2030, सी वर्ष 2025, या डी वर्ष 2035। तो ऑप्शन नंबर बी है 2030 तक इसको भी। ठीक है, पूछा गया ना कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया, तो 2030 तक। ऑप्शन है अगला प्रश्न, सॉरी, किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? अब GER क्या है ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, GER क्या है? वर्ष 2040, वर्ष 2035, वर्ष 2045, या वर्ष 2030। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2035 तक जो है उच्च प्राथमिक स्तर में जो है 50% GER पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कुछ प्रश्न जो है NCF से जो पूछे गए हैं मैं उसको देख लेता हूं। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे ए प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी प्रोफेसर अरविंद कुमार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो NCF की यहाँ पे बात हो रही तो ये है प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुमोदक सुविधादाता, ये बार बार बताया जा चुका है आप लोगों को कि जो टीचर है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, फैसिलिटेटर। ठीक है, तो सुविधादाता उसको बोलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से के साथ हुआ है? किससे हुआ है? तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, इसके साथ उसका उद्धरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल करना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, उपरोक्त में से कोई। तो ज्ञान के निर्माण की जो है प्रक्रिया है। सीखना जो है वो क्या है? ज्ञान के निर्माण की जो है वो प्रक्रिया है। बात को समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? शिक्षार्थी को अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर, बिल्कुल अभिरुचियों के अनुरूप। इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। किसके हिसाब हम करेंगे? तो बालक की जो अभिरुचियां हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक आदेशक के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक उत्प्रेरक के रूप में, एक कैटलिस्ट का काम करे, उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक। ठीक है, उनको मोटिवेट करे, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संलग्न करा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही बात है। बच्चे स्वभाव के से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस फिर कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? भाषाई अल्पसंख्यक बोला गया है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक। चलिए देखते हैं, उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में और उपरोक्त में से सभी में नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है उनकी मातृभाषा में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है। वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, इनमें से डेफिनेटली दैनिक गतिविधियां दीजिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में तो फिल इन द ब्लैंक्स, जगहों पे क्या भरेंगे? ठीक है, क्या भरेंगे हम? सृजनशील, ऑप्शन नंबर डी, सृजनशील। कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना जो है वो निरर्थक है। ठीक है ना, इसीलिए टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो निर्धारित किया गया है। ठीक है, यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं, ये एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? स्कूल की असफलता को, अपनी असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। यदि बच्चे होते हैं, यदि बच्चे जो है असफल होते हैं तो भी दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? स्कूल की असफलता को। क्वेश्चन जो है कि यदि बच्चे असफल होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, तो वो स्कूल की असफलता को, क्योंकि अगर एक बच्चा फेल हुआ तो पूरी जो आपकी व्यवस्था है वो फेल हो जाती है। ठीक है, बच्चा फेल कभी नहीं होता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान है, कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। किसके प्रति? गणित, पर्यावरण, भाषा, मातृभाषा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में मतलब हमको डालना चाहिए, तो पर्यावरण होगा। ठीक है, तो ये थे आज जो है आपके सीटेट 2021 में जो परीक्षाएं हो रही हैं, अलग अलग शिफ्ट में जो जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें से जो भाई बंधुओं ने मुझे जिस तरह के प्रश्नों के बारे में बताया, उसका ये समावेशन था। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है आपको समय से मिल सकें। ठीक है।